हाँ जी, तो आ गए। चलो फिर पॉलिटी शुरू किया जाए। चलो, पॉलिटी पार्ट 1 शुरू करते हैं। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं ना। वो कुछ नहीं था, उस पर ध्यान मत दो। देखो, टॉपिक है हमारा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो अ कॉन्स्टिट्यूशन लेज आउट सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिक काइंड ऑफ कंट्री अ नेशन एस्पायर टू बी। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सर्टेन आइडिया है, ठीक है, ठीक है। बेसिक काइंड ऑफ कंट्री मतलब जैसा देश को होना चाहिए उसी तरीके से मतलब बनाने का एक ज़रिया है। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल है, एक रूल बुक है जिसके हिसाब से देश चलेगा, है ना। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था हमारा यूएसए से। कहाँ से शुरू हुआ था? तो हमारा यूएसए से शुरू हुआ था 1787 से, ठीक है। While all democratic countries are like to have a constitution, ठीक है, लेकिन it is not necessary that all countries that have constitution are democratic. तो इसका मतलब यो है कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है भैया उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होवेगा, लेकिन जितनों के पास कॉन्स्टिट्यूशन है ये जरूरी ना है कि वो डेमोक्रेटिक ही हैं, समझे। यूएस का इंडिपेंडेंस कब हुआ था? ये हुआ था 4 जुलाई 1776 में। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो पार्शियली रिजिड है और पार्शियली फ्लेक्सिबल है, मतलब कि कुछ कुछ चीज़ों में अमेंडमेंट किया जा सकता है और कुछ कुछ चीज़ों में नहीं किया जा सकता। पार्शियली रिजिड है मतलब कठोर भी है और फ्लेक्सिबल भी, समझे। अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखो, कम्युनिस्ट किसको कहते हैं, मोनार्क किसे कहते हैं, टोटलिटेरियन किसे कहते हैं और ओलिगार्की किसे कहते हैं। तो देखो, अ गवर्नमेंट ऑफ फ्यू मतलब कुछ लोगों के गवर्नमेंट को हम लोग ओलिगार्क कहते हैं। जैसे ईरान जी हो गए, रसिया जी हो गए। लेकिन जब हम बात करें कि टोटलिटेरियन की, तो इट रेफर्स टू टोटल कंट्रोल ओवर लाइव्स ऑफ सिटीजन बाय हु एवर इज रूलिंग, मतलब सिटीजन के द्वारा यहाँ रूल होता है भैया, ठीक है। जनता ही रूल करती है, जनता ही अपना प्रतिनिधि चुनती है और वो रूल करता है, ठीक है। मोनार्क, मोनार्क अ गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन स्पेशली लाइक किंग और मोनार्क। यूएई में जानते हो राजतंत्र है, अभी शेख हैं वहाँ के, किंग है वहाँ के। तो मोनार्क का मतलब होता है कोई एक आदमी है भैया, वो रूल करेगा और बीच में कोई पड़ेगा नहीं। नॉर्थ कोरिया का नाम सुने हो? किम जोंग उन का, जो कोरोना होने पे आदमी मार दे रहा था गोली से, वही है। तो ऐसे प्रोडक्ट जहाँ पे कोई एक ही आदमी है जो रूल करता है वो मोनार्क है। टोटलिटेरियन में सिटीजन रूल करती है, ओलिगार्की में कुछ लोगों वो के द्वारा, मतलब कुछ लोगों के गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब एक ही गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ रूल ज़्यादातर होता है, ठीक। तो उसको कहते हैं हम लोग ओलिगार्क। जैसे रसिया में है पुतिन जी, याद से है। ईरान में खमैनी जी थे ना, समझे। अब देखो आगे, ये देखो, कम्युनिस्ट किसको कहते हैं? अच्छा, सीपीआई पता है? आगे हम लोग पढ़ेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम.एन. रॉय जी लाए थे 1934 में। देखो, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की,
सोर्स और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। मतलब जहाँ सोर्स और जो प्रोडक्शन होगा, ठीक है, उसको अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो वो कम्युनिस्ट हो गया। इसका एग्जाम्पल है हमारा वियतनाम हो गया, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, चाइना। देखो चाइना का फुल कंट्रोल होता है ना गवर्नमेंट का वहाँ पे, और लाओस। ठीक, वही आगे चलते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ प्रस्थान करते हैं हम लोग। तो देखिए व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहले ये तीन चीज़ें हम देख लेते हैं, अभी मैंने आपको इसके बारे में चर्चा की। द अर्ली ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेहरू रिपोर्ट was submitted by all party conference at लखनऊ by chaired by मोतीलाल नेहरू। तो ऐसा है, आराम आराम से समझो, कोई इशू नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर। देखो अब जो पहला जो अर्ली ड्राफ्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, नेहरू जी क्या किए ना, 1928 की बात है, नेहरू जी आई, ठीक है, और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस चल रहा था लखनऊ में, जिसके चेयरमैन भी मोतीलाल नेहरू जी थे। सबके सामने नेहरू रिपोर्ट रखे। सीधा क्वेश्चन आएगा, नेहरू रिपोर्ट कौन रखे थे और कहाँ रखे थे और कब रखे थे। 1928 मोतीलाल नेहरू ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस एट लखनऊ। ठीक, समझ गए, आगे चलिए, इतना ही जानना है इसमें, ठीक है। इसको ही अर्ली कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, चलो, एम.एन. रॉय जी क्या किए ना, 1934 का बात है, फर्स्ट प्रपोज किए आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मांग किए एम.एन. रॉय जी 1934। 1935 में कांग्रेस भी शांत नहीं रहा, ठीक है। कांग्रेस बोला कि देखो सारा मेहनत हम किए हैं, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मांग तुम कर दोगे, नाम तो तुम्हारा हो जाएगा, हमारा क्या होगा। हमऊ को कहा, जो हम इतना दिन से मेहनत कर रहे थे, तो बोला कि भैया हम ऑफिशियली डिमांड करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो फिर 34 में एम.एन. रॉय जी डिमांड किए, 35 में ऑफिशियल डिमांड कांग्रेस कर दी। आगे अब ऑफर आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिमांड के अगेंस्ट, फेवर में, जो भी बोलो यार, इतना अंग्रेजी नहीं आता मुझे। तो अगस्त ऑफर आता है 1940 में। उस समय के वायसराय रहे हमारे लिंथगो। तो 8 अगस्त 1940 की बात है, बोले कि भैया हमको वर्ल्ड वॉर 2 में तुम सपोर्ट करो, ठीक है, और हम तुमको डोमिनियन स्टेटस तुमको दे देंगे। कब, जब वॉर ख़त्म हो जाएगा, हम जीत जाएंगे, कब देंगे, क्या देंगे पता नहीं, दे देंगे, ठीक है। ठीक, फिर 1942 में क्रिप्स प्रपोजल आया, ये भी बोला कि भैया हम तुमको डोमिनियन स्टेटस देंगे। कब देंगे, तो युद्ध के वार देंगे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी तुमको बना के दे देंगे, ताकि तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर सको। ठीक, अब आगे देखो, 45 में वेवेल प्लान आता है, इसी को शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। शिमला कॉन्फ्रेंस को ही वेवेल प्लान कहते हैं, वेवेल प्लान को ही शिमला कॉन्फ्रेंस कहते हैं। 1945 में ये हुआ था जी, हैं। अब देखो, लॉर्ड वेवेल थे, वो प्रपोजल लेके आए थे, उस समय के वाइस रॉय थे, टू रिजॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक बाय क्रिएटिंग अ न्यू इंटरिम एग्जीक्यूटिव काउंसिल विथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। बंटवारा यहाँ भी बांटा जा रहा है भाई, फूट डालो शासन करो। तो हुआ क्या ना कि वेवेल जी आए 1945 में, प्रपोजल लेके आए, ठीक है, काहे के लिए, टू रिजॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक, पॉलिटिकल डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए, क्रिएट
अ न्यू इंटरिम एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इंटरिम एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इनको बनाना था जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा हिंदू का और मुस्लिम का। इंडियन का कोई जिक्र कहीं भी नहीं, हिंदू और मुस्लिम। ठीक, अब आगे देखो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसमें 3 लोग आए थे, सर पैथिक लॉरेंस जो चेयरमैन थे, और स्टेफर्ड क्रिप्स हमारे क्रिप्स मिशन वाले, और A.V. अलेक्जेंडर जी। तो ये 3 लोग आए, तो क्या बोलेंगे ये देखो, यहाँ देखो डोमिनियन स्टेटस क्या है। इट इज़ गिवन टू सर्टेन कंट्रीज, कुछ देशों को दिया जाता है जहाँ वो सेल्फ गवर्निंग कर सके वाइल रिमेनिंग द पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। डोमिनियन मीन्स डैट विच इज मास्टर और रूल्ड। मतलब डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये था कि अंग्रेज बोलेंगे कि भाई तुम अपना सरकार वरकार बना के और शासन वासन करो, लेकिन तुम ना हमारे अंदर ही रहोगे। मतलब ऐसा कह दिया गया है कि बेटा अब तुमको मोबाइल दे दिए हैं हम, लेकिन हम रोज़ रात को और सुबह को तुम्हारा फ़ोन चेक करेंगे। कैसा लगेगा? तो वही था। तो नेहरू जी क्या बोले डोमिनियन स्टेटस को? डोमिनियन स्टेटस इज डेड एज अ डोर नेल। डोमिनियन स्टेटस क्या है? डेड एज अ डोर नेल है। देखो ये तीनों जो डिमांड था, देखो बेबल्स प्लान, क्रिप्स मिशन या प्रपोजल और अगस्ता पर, तीनों को रिजेक्ट कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो हमारे कांग्रेस के द्वारा या जो भी। तो और डिमांड किया गया पूर्ण स्वराज का, एंड ब्रिटिश ऑफर्ड डोमिनियन स्टेटस। पूर्ण स्वराज का देखो मांग था कि भैया हमको चाहिए, अब हम खुद से ही शासन करेंगे। आई बोल रहा था कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे तुमको, और बोल रहा था कि नहीं हम पूरा स्वराज लेंगे, तो डोमिनियन स्टेटस देंगे, तो हम पूरा स्वराज लेंगे। कैंसिल हो गया, खत्म, खेल खत्म हो, घटा तो खुद लड़ के लेंगे। देखो ओनली कैबिनेट मिशन प्लान was accepted by both Congress and the Muslim League. Hence, Constituent Assembly was formed according to it. और कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक्सेप्ट कर लिया, और इसी के तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन तुमको पता है, क्वेश्चन आया है, कुछ नहीं है। 14 अगस्त 1947 को एक स्पीच है जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, थ्राइस विथ डेस्टिनी, 14 अगस्त 1947 को बिफोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। नेहरू रेफर टू गांधी जी एज दी एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन टू वाइप एवरी टीयर्स फॉर एवरी आई, एवरी टीयर्स फ्रॉम एवरी आई। तो इन्होंने वहाँ पे बोला था, ये एक स्पीच है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने उन्होंने रखा था 14 अगस्त 1947 को, कि गांधी जी को रेफर करते हुए बोलते हैं कि गांधी जी का एम था या है, जो कि गांधी जी क्या है, ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन है। सब जितने भी आप हैं सबका आंसू पोंछना उनका एक एम्बिशन था। गांधी जी एक इंसान है जो कि हमारे जनरेशन के ग्रेटेस्ट, मतलब महानों से महान लोग, ठीक है, उनका एम क्या है कि भैया जितने भी आँख हैं उन सबके आंसू को पोंछ दो। अब देखिए, अब कैबिनेट मिशन प्लान देख लेते हैं जी। तो इसमें टोटल 3, 8 एंड 9 मेंबर रहे, ठीक है, जिसमें 296 इलेक्टेड, ओके, एंड 93 नॉमिनेटेड फ्रॉम प्रिंसली स्टेट, राजा रजवाड़ों के खानदान से। मतलब समझ रहे हो तुम, हैं राजा हैं सर, राजा, उनके एम्पायर साम्राज्य से नॉमिनेट हुए 93 महान लोग। देखो अभी 296 है ना, 296 में से 292 जो है ये
गवर्नर प्रोविनेंस से थे, ठीक है, और 4 जो थे वो कमिश्नर प्रोविनेंस से थे, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे A B C D। A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D फॉर दिल्ली। चीफ कमिश्नर प्रोविनेंस से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग, D से दिल्ली, ठीक है। और ये 11 गवर्नर प्रोविनेंस से थे और ये 4 गवर्नर प्रोविनेंस, ठीक। कितने देखो, टोटल 389, इलेक्टेड 296, नॉमिनेटेड 93, गवर्नर प्रोविनेंस से 292, चीफ कमिश्नर प्रोविनेंस से 4। हो गया। आगे चलते देखो, अब सीट अलोकेशन की बात है, जो बंटवारा है। तो सीट अलोकेशन to each British province were be divided among 3 principal communities। अभी बंटवारा थोड़ा फूट डालो, तो डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश है, बिना खेले रहते नहीं है भाई। तो 3 पार्ट में उन लोगों ने डिवाइड किया कि सीट को मतलब रिजर्वेशन दे दिया, मुस्लिम, सिख और जनरल सीट रहेगा, ठीक है। ऐसे अभी हमारे यहाँ कैसे होता है कि SC ST सीट है, जनरल सीट है, ऐसे करके। तो पहले था कि मुस्लिम, सिख और जनरल था, ठीक है। 1 सीट वाज अलॉटेड पर, देखो 10 लाख लोगों के लिए एक सीट था, ठीक। मैं भूल गया यार उस समय के पॉपुलर, देखो हाँ देखो, तो टोटल सीट हमारे पास कितने हैं, 389। तो तुमको क्या लगता, तो तब का पॉपुलेशन था हमारा 38 करोड़ 90 लाख, 38 करोड़ एंड 90 लाख। देखो ध्यान दो, कहीं से कुछ भी पता चल सकता है। ऑल सीट वेयर इनडायरेक्टली नॉमिनेटेड, इनडायरेक्टली नॉमिनेट किया, ठीक। मेथड ऑफ इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन था। प्रपोजल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत इलेक्शन कैसे हुआ था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफर वोट के। अब देखो इलेक्शन कब हुआ, जुलाई से अगस्त में 1946। कैबिनेट मिशन प्लान भी 1946 में ही आया था। मेजॉरिटी द वन एंड ओनली हमारे महानुभाव 208 सीट हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला। मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिले जी। इंडिपेंडेंट 15 सीट जीते जी। एंड आफ्टर बाइकआउट ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग देखो बाइकआउट क्या था, मुस्लिम लीग पाकिस्तान लेके अपना चला गया था घटिया देश बनाने। तो हमारे पास उनको जाने के बाद 299 सीट बच गई, ठीक। अब इंतरिम गवर्नमेंट, तो बात है 2 सितंबर 1946 की। द इंतरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड। 2 सितंबर 1946 को इंडिया का इंतरिम गवर्नमेंट को बनाया जाता है। इट लास्टेड टिल इंडिया इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। मतलब क्या है, तो देखो 2 सितंबर 1946 से लेके इंतरिम गवर्नमेंट 15 अगस्त 1947 तक रहता है, जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हो जाता है, ठीक है। और फिर 2 पार्ट में बट गया था पार्टीशन के बाद, इंडिया एंड पाकिस्तान, ना पाकिस्तान नहीं, रिस्पेक्ट अभी करती भाई, पाकिस्तान। प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन बने, तो वाइसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। विस्कॉट वेबल फरवरी 1947 को तक, एंड लॉर्ड माउंटबेटन
फरवरी 1902, तब ये दोनों। चलो, तो वेगस जी कब तक थे? फरवरी 1947 तक वाइसरॉय थे। और लॉर्ड माउंटबेटन जी गवर्नर जनरल थे हमारे, फरवरी 1947 तक। ये टेल है भाई, टेल नहीं है। चलो, पोजीशन हेल्ड बाय मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। देखो, कमांडर इन चीफ थे हमारे सर क्लॉड ऑचिले, ठीक। वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो इन चार्ज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन, ठीक है। कमांडर इन चीफ क्लॉड ऑचिले। अब देखो, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? और चार्ज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन, तो ये हमारे जवाहरलाल नेहरू हैं। अब इसको कैसे याद रखोगे? तुमको पता है जवाहरलाल नेहरू जी बाहर से पढ़ के आए थे। रिलेशन सबसे किनका अच्छा था? गांधी जी से, बोस जी से, दोनों से रिलेशन किनका अच्छा था? जवाहरलाल नेहरू का। तो कॉमनवेल्थ रिलेशन, एक्सटर्नल अफेयर सब, और वाइस प्रेसिडेंट सब जवाहरलाल नेहरू जी थे। होम अफेयर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मिला था, ठीक। अब देखो, एग्रीकल्चर एंड फूड, राजेंद्र प्रसाद तुमको सीधा साधा इंसान नहीं लगते थे? हाँ, तुमको कोई सीधा साधा मिनिस्ट्री मिला होगा तो उनको एग्रीकल्चर एंड फूड मिला। होम अफेयर, देखो अब घर कौन चलाएगा? जो लौह पुरुष होगा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? लौह पुरुष थे। तो होम अफेयर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सब इंफॉर्मेशन किसको देगा? जो सबसे बढ़िया आदमी होगा, ठीक है। और ब्रॉडकास्टिंग भी इन्हीं के फेवर में पास था, ठीक है। कॉमन्स, ये था इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़, ठीक। अब देखो, डिफेंस, इसाकत अली खान, डिफेंस इसाकत अली खान के हाथ में था। अब देखो, दम नहीं लग रहा है देख के एकदम से कि इसाकत अली खान है। अगर कोई एकदम भारी भरकम इंसान होगा तो डिफेंस कोई भारी भरकम इंसान ही दिखेगा ना। और हेल्थ है गजनफर अली खान। अब गजनफर से तुम देखो, गजनी का हेल्थ खराब था, गजनी का हेल्थ खराब था ना, तो उससे तुम रिलेट करो हेल्थ गजनफर अली खान। लेबर, देखो जगजीवन राम, भोला भाला इंसान, और सब श्रम लेबर मजदूरी करता है, अपना ईमानदारी से जीवन जीता है, तो लेबर जगजीवन राम। लॉ, जोगेंद्र नाथ मंडल। अब देखो मंडल, देखो मुझे लगता है ना ये थोड़ा सा ना कोलकाता से मुझे लगते हैं, ठीक है, बंगाल से। बंगाल के लोग बहुत पढ़ने लिखने में तेज आदमी थे, तो लॉ जो पढ़ा लिखा आदमी के हाथ में रहेगा ना, तो जोगेंद्र नाथ मंडल जी के हाथ में था। इलेक्शन और आर्ट्स, सी राज गोपालाचारी के हाथ में था। एजुकेशन और आर्ट्स, सी राज गोपालाचारी। रेलवे और कम्युनिकेशन जो था, रेलवे एंड कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड एयर, ये अब्दुल राव निस्तार के हाथ में था, ठीक है। इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई जो था वो जॉन मथाई। इंडस्ट्री और सप्लाईज जॉन मथाई क्या था? देखो इंडस्ट्री सप्लाई से देखो, जॉन थोड़ा सा तुमको फैंसी नेम नहीं लग रहा है कि बाहर का आदमी है? तो इंडस्ट्री क्या, इंडिया वालों को इंडस्ट्री आज तक सही से लगा पाए हैं? बिहार में है एक भी नहीं। तो भाई सब कोई अंग्रेज टाइप का कोई फैंसी इंसान होगा, इंडस्ट्री सप्लाईज वप्लाई जैसे इंग्लिश सारे वाले शब्दों का यूज करेगा है। चलो, आई होप कि आपको ये सब याद हुआ हो। नहीं हुआ हो 2 से 3 बार इसको रिपीट कीजिए, हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, तो 13 दिसंबर 1946 की बात है। ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन को हमारे जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, और 1928 में इन मोतीलाल नेहरू जी नेहरू रिपोर्ट लेके आए थे हैं। दोनों नेहरू भी कुछ न कुछ लेके आए हैं। अब 27 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ठीक है।
कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें 8 मेजर था, ये भी याद करवा देंगे आपको, और 13 माइनर था जी, ठीक है। अब देखिए मेजर कम्युनिटी, यूनियन स्टेट कहीं भी दिख जाए, प्यारे जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी, स्टेट कमेटी, यूनियन स्टेट जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। एडवाइस कौन करेगा? जो सबसे सब बढ़िया आदमी, लॉ पुरुष है भैया, तो एडवाइस कौन करेंगे? लॉ पुरुष करेंगे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट, लोगों के हक के लिए कोई लौह पुरुष में खड़ा होगा जी? माइनॉरिटीज़ के लिए, ट्राइबल एंड एग्जीक्यूटिव एरिया के लिए कौन खड़ा होगा? लौह पुरुष होगा हमारे भीमराव अंबेडकर जी। ड्राफ्टिंग कमेटी, अब प्रेसिडेंट साहब हमारे रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो रूल किसका रहेगा? प्रेसिडेंट का रहेगा। स्टीयरिंग किसके हाथ में रहेगा? प्रेसिडेंट का रहेगा। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ, जल्दी कमेंट करो, याद हुआ या नहीं हुआ? एक बार और देखो, चलो देखो, यूनियन स्टेट जवाहरलाल नेहरू जी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवाइस लौह पुरुष जी करेंगे। फंडामेंटल राइट के लिए कौन लड़ेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष लड़ेंगे। माइनॉरिटीज़, ट्राइबल, एक्सक्लूडेड एरिया, सबकी बात कौन करेगा? जो बलवान आदमी रहता है भाई, कमजोर कभी भी दूसरों नहीं भाई सोचते हैं, लेकिन वो बढ़िया आदमी खड़ा होता है लड़ने के लिए, क्या समझे? चलो आगे देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी, द वर्ल्ड नोज द मैन, द वन मैन, भीमराव अंबेडकर जी। अब देखो माइनर कमेटी देखिए, फाइनेंस और स्टाफ, प्रेसिडेंट साहब देखेंगे। पैसा वैसा वही देंगे ना, प्रेसिडेंट जो रहेगा वही तो देगा पैसा। एडहॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग, फ्लैग कौन होस्ट करेगा? उस समय राजेंद्र प्रसाद करेंगे, प्रेसिडेंट साहब नहीं करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं करेंगे। फ्लैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट साहब के हाथ में थी, फाइनेंस और स्टाफ प्रेसिडेंट साहब के हाथ में था, ठीक है। क्रेडेंशियल कमेटी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, क्रेडेंशियल कमेटी अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। घर मिला था पट्टाभी सीताराम मैया को, दाम से नहीं लग रहा है, सीताराम मैया थोड़ा सा गृहस्थ टाइप के इंसान है, तो घर मिल गया था पट्टाभी सीताराम मैया को, ठीक है। कमेटी ऑफ चीफ कमिश्नर प्रोविनेंस, अब एक कमेटी मिला था चीफ कमिश्नर प्रोविनेंस का, वो भी सीताराम मैया को मिल गया था, बी पट्टाभी सीताराम मैया को। बिजनेस मुंशी जी देखेंगे, और कोई देख ही नहीं सकता, बिजनेस उन्हीं क्या का काम है ना। आगे देखते हैं, कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो फंक्शन हमारे जीवी मावलंकर जी करेंगे। कौन करेंगे फंक्शन? जीवी मावलंकर जी। अब देखो, एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट, एस वरदाचारी। एस वरदाचारी क्या करेंगे? कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट, एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट, एस वरदाचारी। फिर सिटीजन, अभी इनको सुप्रीम कोर्ट मिला है, तो सिटीजन के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ही सोचता है, तो एस वरदाचारी। सिटीजन और सुप्रीम कोर्ट किसको मिला? एस वरदाचारी को। फंक्शन कर रहे थे जीवी मावलंकर जी। बिजनेस मुंशी जी देखेंगे। हाउस मिल गया था बी पट्टाभी सीताराम मैया को, थोड़े से गृहस्थ टाइप के इंसान थे। और चीफ कमिश्नर प्रोविडेंस भी बी पट्टाभी सीताराम मैया को मिल गया था। क्रेडेंशियल कमेटी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। एड फ्लैग का चिंता राजेंद्र प्रसाद को था, और फिनांस और स्टाफ का भी राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। एक्सपर्ट, नालिनी रंजन सरकार जो थे, वो एक्सपर्ट थी फिनेंस प्रोविजन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब सरकार, तो फाइनेंस का चिंता किसको रहे? सरकार को, नालिनी रंजन सरकार। लिंग्विस्ट प्रोविनेंस कमेटी, इसके धर, ठीक है। स्पेशल, अब देखो नेहरू जी हैं भाई, छोटे मोटे इंसान थोड़ी हैं। स्पेशल नेहरू जी खत्म। उषा नाथ सेन जो थी, वो थोड़ा सा ना मतलब पेंटिंग वेंटिंग करती थी, तो गैलरी कमेटी इनको मिला था। उषा नाथ सेन थोड़ा लग नहीं रही है साहित्य टाइप की इंसान, थोड़ा आर्ट वार्ट टाइप की इंसान है, तो ये भी आपको हो ही गया होगा, नहीं हुआ 2-3 बार देखिए, ऐसे कुछ आराम से नहीं हो जाता है। ये हमने कर लिया, आगे चलते हैं। अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी, 29 अगस्त
1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया। टोटल 7 मेंबर थे, चेयर बाय भीमराव अंबेडकर जी। मॉडर्न मुन्ना या मॉडर्न मैन इन्हीं को कहते हैं। मॉडर्न मैन किनको बोलते हैं? भीमराव अंबेडकर को। मॉडर्न मुन्ना भी इन्हीं को बोलते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी को 29 अगस्त 1947 को सेट किया गया और इसमें 7 मेंबर थे। कौन कौन 7 मेंबर थे जो देख लीजिए। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जी थे, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जी थे जी। एन गोपाला स्वामी अय्यंगर जी थे जी। मोहम्मद सदुल्लाह जी थे। BL मित्तर थे जिनको रिप्लेस किया गया एन माधव राव के द्वारा। DP खैतन जी थे जी, इनको रिप्लेस बाय TT कृष्णमाचार्य। और KM मुंशी जी थे हमारे बिजनेस वाले। ठीक है, आगे आगे। अरे यो क्या हो गया भाई? चल, ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो 21 फरवरी 1947 का दिन था। पहली बार पहला ड्राफ्ट को पब्लिश किया गया। इट टुक 8 महीने लगे थे, ठीक है, पहले ड्राफ्ट को पब्लिश करने में। ठीक, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया टू डिस्कस, ताकि इंडिया के लोग इसके बारे में डिस्कस कर सके। हाँ भैया पसंद आइल बा कि नहीं आइल बा हैं। अब देखो 4 नवंबर 1948 को भीमराव अंबेडकर जी इंट्रोड्यूस करते हैं द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैं। 4 नवंबर 1948 को भीमराव अंबेडकर जी क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? फाइनल ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और पहला कब आया था? 21 फेब 1948। और 4 नवंबर 1948 को भीमराव अंबेडकर इंट्रोड्यूस करते हैं फाइनल ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, भीमराव अंबेडकर वाज इलेक्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम बंगाल। ठीक है, बंगाल से हमारे भीमराव अंबेडकर जी जीत जाते, इलेक्ट होते जुलाई 1946 में, पार्टीशन के पहले। लेकिन जब मुस्लिम लीग वाला सब भागा तब ही वॉज इलेक्टेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये बॉम्बे से जीते। ठीक है, चलो, जो पहला रीडिंग था वो 5 दिन चला। 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक पहला रीडिंग था, 5 दिन चला। सेकंड रीडिंग 10 महीना 3 दिन चला था बाबू, 15 नवंबर 1947 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। ठीक, और तीसरा रीडिंग जो कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक, 211 मेंबर वाज प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 211 मेंबर प्रेजेंट थे, समझे। अब देखो इम्पोर्टेंट सेशन देखो, बस खत्म होगा, बस थोड़ा सा और, थोड़ा और देव, बस 2 कदम और देव हैं। गर्लफ्रेंड बोलेगी रुक जाओ तो रुक जाओगे, कानून तुमको लेट लग रहा है। देखो आगे, इम्पोर्टेंट सेशन हेड 11 सेशन हुआ था, 165। टोटल टाइम टेकन फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज, देखो 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। ठीक है, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ठीक, और 64 लाख रुपए का खर्चा आया। ठीक, पहला सेशन 9 से 23 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 से 23 दिसंबर 1946 को पहला सेशन हुआ था। 10वां सेशन हुआ था 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। और 11वां सेशन हुआ था 14 से 26 नवंबर 1949 को। और 11वां ही जो था वो लास्ट सेशन था। ठीक, अब देखो फाइनल ड्राफ्ट प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिफोर द पब्लिक ऑन 4 नवंबर 1948। ठीक, अभी देखे थे हम लोग।
26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर दिया जाता है और दिस डे ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाते हैं, याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, एसएससी का कोई भरोसा नहीं। और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड कमेंस्ड ऑन दिस डे, हेंस दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। हम लोग गणतंत्र बन जाते हैं 35 मिनट में, ठीक है। अब देखो, द रीजन फॉर चूजिंग द डेट इज बिकॉज ऑन द सेम डे 1930 पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉलोइंग लाहौर सेशन 1929। इसी दिन को 1930 में पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था, ठीक है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 300 जब बना था तो 395, देखो भाई, आर्टिकल था, 8 शेड्यूल था और 22 पार्ट था। आज 12 शेड्यूल हो गया, वो भी पढ़ेंगे आगे। अब आगे कुछ चीज़ें 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, जैसे सिटीजनशिप 5 to 9 आर्टिकल, इलेक्शन आर्टिकल 324 to 329 है, और प्रोविंशियल पार्लियामेंट, ठीक। अब फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट एक्टेड एज अ लॉ मेकिंग बॉडी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे एक्ट कर रहा था? एक लॉ मेकिंग बॉडी के तहत, जो लॉ बना रहा था, जो रूल बना रहा था, नियम बना रहा था, हैं। उसके जो प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन थे वो जीवी मावलंकर जी थे, जो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा भी। इट एक्टेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, ठीक। इट फंक्शन एज फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इस पहले पार्लियामेंट के तहत फंक्शन भी किया। अडॉप्ट करता है ये नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। नेशनल एंथम को भी ये अडॉप्ट करता है, जन गण मन, जिनको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम बाई बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको, इन दोनों को, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया जाता है बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। इट रेक्टिफाइड इंडियाज मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949। ये रेक्टिफाई करता है क्या? इंडिया का मेंबरशिप कॉमनवेल्थ गेम में इन मई 1949। इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 Jan 1950, ठीक है। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग हुआ था, 211 मेंबर थे। टेम्पररी प्रेसिडेंट जो इसके थे सच्चिदानंद सिन्हा। मैं खोज रहा था यार कि ये मिले कहाँ में, सच्चिदानंद सिन्हा जी। और 2 दिन के बाद परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे HC मुखर्जी। याद कर लेना इसको, कभी भी आ सकता है, ठीक है। टेम्पररी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा, परमानेंट प्रेसिडेंट एवरीबडी नोज, वाइस प्रेसिडेंट HC मुखर्जी। और 9 दिसंबर 1947 को पहली मीटिंग हुई थी, 211 मेंबर थे उसमें। अब देखो सब मोर सिग्निफिकेंट फैक्ट्स टू नो। लीगल कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर जो थे BN राव जी थे, 40 देश के दौरा पे गए थे देखने वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन के क्या लिखे हो, काका हम भी अपने देश लेके जाए वहाँ डाले ताकि उनके लोगों को फायदा हो, समझे। तो BN राव जी क्या थे? लीगल कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र थे। चीफ ड्राफ्टमैन जो थे वो SN मुखर्जी थे, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर हु साइन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें देखो जो लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया वो 380, आई एम रियली सॉरी 284 थे, और उसमें 15 फीमेल थी। ये याद रखना, 15 फीमेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 फीमेल, ठीक है। अब देखो सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली HB अयंगर, कौन थे? HB अयंगर, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका सिंबल एलिफेंट है और लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश में रायजादा जी लिखे थे और हिंदी में वैद्य जी लिखे थे।
देखो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, इंग्लिश था तो राय ज़्यादा, कुछ नवाब ववाब टाइप का नहीं लग रहा है। इंग्लिश राय ज़्यादा, इंग्लिश राय ज़्यादा और हिंदी वैध। इंग्लिश राय ज़्यादा, हिंदी वैध, चीज़ें खत्म। चलो आगे बढ़ो। अब देखो बस खत्म है। देखो इंपॉर्टेंट फीमेल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राजकुमारी अमृत कौर पहली हेल्थ मिनिस्टर, सुचित्रा कृपलानी पहली चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, और सरोजनी नायडू पहली गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। इतने हो जाता है टा बाय बाय। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब खैर।